नमस्कार सर। आपको अभी हमने हाल फिलहाल में सबसे पहले मेरा जब आपका परिचय हुआ था मेरा, तब मैंने आपकी वो कविता सुनी थी, कोई दीवाना कहता है। और वो एक तब का साल था और एक आज का साल है जब मैं आपको एक अध्यात्म के क्षेत्र में देख रही हूँ। सही शब्दों में बोलूँ तो अध्यात्म के कारोबार में देख रही हूँ, क्योंकि कोई भी प्रोफेशन अब बिना पैसे के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस कारोबार में जो लोग पहले से मौजूद हैं और जो करप्शन की तरह फैला रहे हैं, जो सामाजिक चेतना के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बरगला रहे हैं, जो वेद और पुराण हैं उनकी गलत तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ आपका कौन सा कदम होगा? उन लोगों के खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते? नहीं, बिल्कुल। देखिए, दो तरीके हैं। एक गिलास में पानी में एक चम्मच जहर डाल दीजिए तो आदमी मर जाएगा। एक बाल्टी पानी में एक चम्मच जहर डाल दीजिए तो कीड़ा मर जाएगा। लेकिन समुद्र में उसी एक चम्मच जहर को डाल दीजिए तो जहर मर जाएगा। तो मेरी योजना है कि मैं जहर को समुद्र में उतार दूं, यानी कि मैं आध्यात्मिक चेतना के इतने सारे लोग इकट्ठे कर दूं, जो मैंने कविता में करके देखा कि पहले मुझे लड़ना पड़ता था कि मैं सही बात कह रहा हूं, मुझे सुन लो। अभी मेरे समर्थक और मेरे प्रशंसक ही लड़ मिलते हैं। कोई लिखे तो लिख देते हैं, उसके नीचे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, चौराहे पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो मेरा मानना है, और ये जो आपने बात कही कि जो कुरीतियां हैं, पाखंड है, धर्म के नाम पर जो वितंडा है, ये नया नहीं है, ये हर समय होता है। जो भी चीज जड़ होने लगती है धीमे धीमे, और यही हम जैसे और आपके जैसे प्रदीप्त मस्तिष्कों का होता है कहना सुनना। ये बताने के बाद भी कि मैं अपने अपने राम का सारा पैसा ट्रस्ट में दे रहा हूं, आपके मन में शंका है कि कारोबार है। कारोबार के लिए मेरे पास कविता है, उससे काम मेरा चल रहा है। ये दूसरे काम के लिए है जो मैं कर रहा हूं। पर चूंकि अधिकांशतः लोगों ने ऐसा कर रखा है, आपके मन में शंका है, तो जिस दिन वो बन जाएगा और आप देखेंगे कि वहां 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको लगेगा नहीं नहीं, ये कारोबार नहीं था, कुमार विश्वास सही काम कर रहा था। तो जनता बढ़ती चली जाएगी। सर, मेरा दूसरा सवाल है, राम को आप एक पूजनीय शख्स मानते हैं? मैं, क्योंकि मेरे लिए वो एक ऐसे कोई भगवान नहीं है जिन्होंने कोई बहुत चमत्कारी काम किया हो। उनके वो एक नैतिक मूल्यों से बने हुए एक इंसान है, जिनके अगर नैतिकों को मैं पालन करती हूँ तो मैं कहूँगी कि हाँ, मैं राम के भक्त हूँ। लेकिन ये एक तरीके का जो माइंडसेट बनाया जा रहा है कि राम की मूर्ति बना दी गई है, पूजा किया जा रहा है, क्या आप भी उस पूजनीय धारणा को मानते हैं या फिर उस नैतिकता वाले राम को मानते हैं? पहली बात तो कि राम की पूरी अवधारणा में राम ने कोई चमत्कार नहीं किया, उन्होंने कोई दैवीय कार्यक्रम नहीं किया। उन्होंने हाथ बढ़ा के चांद को नहीं तोड़ा, चांद के 2 टुकड़े नहीं करे, उन्होंने जमीन को छोटा नहीं करा। वो बाकायदा भले मनुष्य की तरह रोए, बहुत कष्ट में रहे, इतने पगला गए कि पशु पक्षी से पूछने लगे कि मेरी पत्नी देखी है क्या। क्या होता है आदमी को, यही तो होता है जब आदमी उसमें डिप्रेशन में होता है। सब कुछ उन्होंने एक सामान्य नागरिक की तरह, मनुष्य की तरह उन्होंने ये बताया कि बहुत सारी असफलता आने पर उनका कैसे आप संघर्ष के साथ मुकाबला करें, जिसे लीला कहते हैं कि भारत उन्होंने काम करके अपना काम एक कैरेक्टर में ढल के उन्होंने करके दिखाया। दूसरा, जहां मूर्ति की बात कर रही है, उपासना, सब लोग आपकी तरह प्रज्ञावादी नहीं है। गीता में एक शब्द है प्रज्ञावादिंश भाषिशः। आपकी तरह जो सवाल अर्जुन ने पूछा कृष्ण से, कृष्ण ने कहा आज तू प्रज्ञावादियों की तरह बात करता है। ये प्रज्ञावादियों के गढ़ से आए सौरभ जी। प्रज्ञावादी, हर समय प्रज्ञा ही प्रज्ञा चलेगी। बहुत सारे लोग नहीं प्रज्ञावादी होते, वो बहुत ही सामान्य लोग होते हैं। उनको अमूर्त दिखता है एक मूर्ति में, उनको दिखता है एक फोटो में। मेरा जो फोन है उसमें भी तो किसी की तस्वीर लगी होगी, मैं आपको खोल के ही दिखा देता हूं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये महिला मुझसे बाहर है, ये महिला मुझे मिलती नहीं है, ये बेचारी मुझसे या मेरे को मिलेगी नहीं, या मैं ऐसा समझ नहीं सकता हूं। ये एक स्मरण है कि मैं अगर थोड़ा सा तनाव में हूं, कष्ट में हूं, फोन खोलूं तो पहले एक मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सामने रहना चाहिए जिसको मैं प्रेम करता हूं। तो मूर्ति केवल इतना है कि जो बहुत सामान्य नागरिक हैं, जो बहुत बुद्धिवादी नहीं है, जिनको द्वैत अद्वैत ब्रह्म माया जीव ये समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए एक विग्रह है जिसमें उन्हें भगवान दिखा और उन्होंने हाथ जोड़ लिए। बहुत सारे लोगों को तो मेरी पत्नी को, मेरे यहाँ जो पालतू एक बच्चा हमारा है, डॉग है, कुत्ता है, उसमें बेटा दिखता है। इसे मूर्खता कह सकते हैं। पढ़ी लिखी महिला है, PhD है, बड़े पद पर है। मेरा बेटा कहाँ गया, बेटा दुखी हो गया, बेटे की आंख में पड़ गया। बेटा थोड़ी है वो, अंदर एक प्रेम का झरना है बच्चों को लेके, वो उसमें जाके प्रतिस्पर्धित होता है। उसको पता भी नहीं होगा ये बात, और वो भी भूल चुका है कि मैं पशु हूं। उसको भी याद नहीं है कि वो कुत्ता है। उसकी उतनी लड़ाई है, मेरी बेटी बगल में आके लेट जाए तो वो उसी अधिकार भाव के साथ लड़ता है कि ऐसा कैसे हो गया, पहले अधिकार मेरा है। खूब लड़ाई होती है और हम उसका परम आनंद उठाते हैं। अब उस पूरी प्रक्रिया को देखकर कोई आदमी प्रज्ञावादी बुद्धिवादी मुझे मूर्ख कह सकता है। क्या मूर्ख आदमी है? कुत्ते से बहस हो रही है, वो कुत्ते की भाषा में।
आप बिटिया हैं, आपको बोलूं, आप अपनी माँ से बात करना। आप जब पैदा हुई, दुनिया की हर माँ ने अपने बच्चे से जिब्रिश में बात की। मुंह सीधा खुलता है, बोलना सीधा आता है, फिर भी आपने बात लाड़ से तेजा है, मीला बीता है। मीला बीता है भाषा नहीं है, ये प्रेम है, स्नेह है, भाव का आवेग है। तो मूर्ति माध्यम है उस भाव के आवेग का। हाँ, उसके लिए वितंडा करना वो गलत है। किसी को उसमें दिखते हैं, किसी को सीधे दिखते हैं। मुझे तो सीधे दिखते हैं, कैन यू बिलीव। मैं तो सीधे बात करता हूं, संवाद कर लेता हूं, मूर्ति में भी दिख जाते हैं। पर मैं आपकी जिज्ञासा, आपके साहस और आपकी चेतना का सम्मान करता हूं। थैंक यू। दर्शकों के 10 सवाल। अच्छा, अभी भी बच गए? दर्शकों के, ये तो यहाँ के थे, मुझे लगा निबट गए। मैंने क्लब कर दिए हैं कई सवाल आए। देखिए, दर्शकों के लगभग 2-2.5 सवाल आए। अरे राम रे। पर आपकी सहूलियत और आपके समय का इसका मैं एक उत्तर देता हूं। जब हम 15 में हमने सरकार बनाई तो 16 में हम लखनऊ जा रहे थे। तो जब हम एयरपोर्ट पे बस में चढ़े तो मेरे साथ 4 नेता थे। उनमें 2 सत्तासीन पार्टी के थे, एक प्रदेश की पार्टी का था बड़ा जिसकी सरकार चल रही थी, और एक विपक्ष में जो हमारी कांग्रेस है उसके थे। तो कुछ जो बस में लोग चढ़े वो मुझसे बहस करने लगे, कुछ कॉम्प्लीमेंट देने लगे, कुछ हमारी सरकार को लेकर टिप्पणियां करने लगे। क्या विश्वास जी, आपने तो ये कहा था, अब तो ये हो रहा है। ऐसी बातें वो लोग मुझसे करने लगे। तो मुझसे एक आदमी ने बोला, उनमें से एक नेता ने, देखा जनता आपसे कितनी नाराज है। तो मैंने कहा नहीं। बोले देखो, हमसे किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने कहा नहीं, वो आपसे ऊब चुके हैं। उन्हें पता है कि ना तो आप प्रश्नों के उत्तर देने लायक हैं, ना आपसे पूछ के कुछ हासिल होगा। उन्हें मुझसे उम्मीद है कि वो मुझसे पूछ रहे हैं जी। इसलिए सवाल थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, मुझे पता है, पर ये कुछ ज्यादा ही हो गए। 4 लोगों का प्रश्न है। नीतीश ने कहा कुमार विश्वास का राजनीतिक वनवास चल रहा है, क्या वो राम की तरफ इसलिए लौटे ताकि राजनीतिक प्रासंगिकता की ओर लौटे? अंशुमान ने कहा सबके अपने अपने राम, कुमार के भी होंगे, कुमार के राम भाजपा के राम से कितने अलग हैं? प्रफुल्ल ने कहा क्या इस देश में राम के नाम का प्रयोग नीति में कम राजनीति में ज़्यादा हो रहा? और दीक्षा ने कहा विश्वास सर को अपने अपने राम की सुंदर पहल के लिए आभार, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस राम कथा को कह रहे हैं उसमें राम जी ने राज्य को त्याग दिया बिना किसी मोह के, फिर क्यों विश्वास हर मंच पर आज भी पद के ना मिलने का अफसोस जताते हैं? या फिर राम कथा और राज्य दोनों अलग हैं? नहीं, पहली बात तो अफसोस मैंने कभी नहीं जताया। जिस क्षण वो निर्णय हुआ उस क्षण का वीडियो देख लिया, मुझे तब भी अफसोस नहीं जताया, क्योंकि मैं ये मानता हूं, मेरी पंक्ति भी है, एक गीत में मैंने लिखा है कि चल रहे हैं हम कहाँ कब दोनों मिलेंगे, और गति नियति दोनों पता है उस विधाता के हृदय को, मार्ग का हर पग हमारी वास्तविकता बोलता है। यानी कि मुझे जहां वो ले जा रही है नियति, इसका मतलब इससे बेहतर ले जा रही होगी। मैं सदा ये मान के चलता हूं, आज भी मान के चलता हूं। मैं अपने कैरियर में फेल हुआ तो मैं कवि बना, मैं पहले प्रेम में फेल हुआ तो मेरी कविता में स्पंदन आया, और अगर आज तथाकथित रूप से फेलियर माना जा रहा है तो इसका मतलब कुछ मुझसे बड़ा कराया जा रहा है, मुझे किसी बड़े निमित्त के लिए नियति ने रख दिया है। तो पहली बात तो ये बिल्कुल अलग बात है। दूसरा, हारे को हरिनाम नहीं है, क्योंकि जिसने भी मेरे कैरियर का अध्ययन किया उसे पता होगा कि राम पर मेरा पहला वीडियो जो वायरल हुआ वो 2016 का है, जो मैंने सबसे पहली बार इस विषय पर बोला था जबलपुर में मानस मंदिर में। तो 16 या 17 का, यानी कि तब तक मैं प्रासंगिक पूरी तरह से बना हुआ था। और प्रासंगिकता कैसे होती है? क्या सत्ता प्रासंगिक होती है? एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि, बड़े नेता ने मुझे कहा कि राजनीति में आप अप्रासंगिक हो। तो मैंने उससे बोला कि भाई आपके सबसे बड़े नेता कितनी सभा करते हैं साल में? तो बोले 150। मैंने कहा सैंपल साइज कितना है? बोले 25,000, क्योंकि कहीं 5,000 भी होते हैं, कहीं 1 लाख भी होता है। मैंने कहा मैं 200 करता हूं और सैंपल साइज 50,000 है। पूरे देश में मैं 200 रात जागता हूं, उनमें एक 5 स्टार होटल की लॉन्ज में बैठे हुए 500 आदमी भी हैं और कोटा के मेले के 1.5 लाख आदमी भी हैं। और 1.5-2 घंटे में मैं पूरी कविता नहीं पढ़ता हूं, मैं सामाजिक राजनीतिक टिप्पणियां ही पढ़ता हूं। मैं अपना थॉट बताता हूं कि मैं क्या सोचता हूं और उससे समझता हूं। तो ट्रैक्टर तो मैं चला ही रहा हूं। आप अभी से क्यों चिंतित है कि बीज कब बोया जाएगा, फसल कब कटेगी, क्या होगा? ट्रैक्टर तो चल रहा है ना, चेतना में बात तो चल रही है। तो इसलिए मैं उनके इस सवाल से असहमत हूं कि अप्रासंगिकता नहीं है। आप समझ सकते हैं कि प्रासंगिक तो कभी भी हुआ जा सकता है। जो आपने पहला सवाल पूछा था कि किन के ऑफर रहते हैं और कैसे ऑफर रहते हैं, महत्वपूर्ण बात है कि एक बार करके देख चुका हूं। मेरा कहना है कि मुझसे कोई ऐसा काम देश कराए, समाज कराए, जिससे
देशातीत फायदा हो, कालातीत फायदा हो तो ठीक है, अदरवाइज केवल बने रहने के लिए बने रहना, वो नहीं बने रहना। कुमार विश्वास के राम और भाजपा के राम में फर्क पर भी एक सवाल है। पार्टियों के राम क्यों होने चाहिए मुझे समझ में नहीं आता है। मेरे राम सत्र में जो कौशाम्बी में हुआ था, कौशाम्बी महोत्सव में, उस समारोह का उद्घाटन करने देश के गृह मंत्री जी गए थे, मुख्यमंत्री जी और दोनों उप मुख्यमंत्री मंच पर थे। अभी मैं सबसे अंतिम जो कथा करके आया हूँ 2-3 दिन का अपने अपने राम, रायगढ़ में, वहाँ मुख्यमंत्री श्रोता दीर्घा में छत्तीसगढ़ में बैठे हुए थे। तो मुझे लगभग सभी बुला लेते हैं, सभी के यहाँ जाता हूँ मैं। उसमें से बहुत सारी बातें उन्हें अनुकूल लगती हैं, बहुत सारी बातें प्रतिकूल लगती हैं। तो अब उनके ऊपर है। राम तो तभी तो मैंने कहा है कि सबके राम है, अपने अपने राम है, उनके अपने हैं, इनके अपने हैं। पंकज प्रखर का सवाल है, आप साहित्य के विद्यार्थी रहे, प्रोफेसर, कवि, लेकिन मुख्य धारा की कविता से आपका इतना दुराव क्यों? कभी भी आप अपने साहित्यिक रचनाक्रम में समकालीन कविता को लेकर प्रयास नहीं करते, या आप उस परिदृश्य से अपरिचित हैं? कोई खास प्रतिबद्धता है? नहीं, मैं समकालीन सारे जो मुख्यधारा के मित्र हैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, और मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि उनकी कविताएं शायद ही उनके किसी पाठक को इतनी याद हो जितनी मुझे याद है, लेकिन मैं कभी उनका उल्लेख नहीं करता। उसका कारण भी है कि लोकप्रियता अपने साथ कष्ट लाती है। अगर मैंने कई कवियों का उल्लेख कर भी दिया है, कई बार बिना नाम के हो गया, कई बार ये सोच के कि नाम तो पता ही होगा, इतनी बार लोगों को नाम बताया तो 5वीं बार में रट गया होगा, तो उपद्रव मच गया, या मुझे उनका भरोसा नहीं है कि कल वो मुझे कब गाली देने लगे। इसलिए मैंने तर्पण में समकालीन कवि अगर लिए तो वो लिए जो दिवंगत हो गए। अज्ञेय मुझसे कहने नहीं आएंगे अज्ञेय, वरना अज्ञेय से कहवाया जा सकता है कि राम पर बोलता है, ऐसा आदमी चाहिए नहीं मुझे, मैं तो अपनी कविता का, तो कल को मैं ये अज्ञेय की नाराजगी ले लूं। तो आज के बहुत सारे कवि हैं जो मुझे बहुत पसंद है। ऐसा समकालीन साहित्य की कोई पत्रिका नहीं है जो मेरे घर नहीं आती हो। मैं उन पत्रिकाओं का नाम लेके भी उन्हें अप्रासंगिक और अप्रासंगिक नहीं करना चाहता। मैं सब मांगता हूं, सबको पढ़ता हूं, सब पर दृष्टि रहती है, सबसे संवाद भी होता है, लेकिन मैं उन्हें सार्वजनिक जीवन में कोट इसलिए नहीं करता कि मैं उस रचना के सौंदर्य के पीछे छिपा हुआ जो लेखक है उसकी राजनीतिक और खेमे की प्रतिबद्धता नहीं जानता, और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि मैं अपनी लोकप्रियता का एक हिस्सा उन्हें दान देके उस वितंडे में फंसूं। वो मुझ पे लिखें, मैं उन पे लिखूं, वो ठीक है, वो अपना काम करते रहे, मेरा उनका सम्मान है। हमें वो सम्मान नहीं देते तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीएचडी 4-5 विश्वविद्यालयों में हो रही हैं, हर बच्चे का एक ही कहना होता है कि पीएचडी टॉपिक जब आप पे रखा तो अंदर बहुत लड़ाई हुई। आप इतने बड़े विश्वविद्यालय के विभाग के अध्यक्ष हैं और एक बच्चा लेके आया है कि कुमार विश्वास की कविताओं की समकालीन प्रासंगिकता, और आप कह रहे हैं इस पे क्या पीएचडी होगी? अबे यही तो पीएचडी होगी, बाद में ये लिखवा लेना कि प्रासंगिक नहीं था, पीएचडी तो करने दे। पीएचडी का तो मतलब ही है कि पीएचडी होगी, या तुम पहले से तय कर चुके हो कि प्रासंगिक ना हो जाए। फिर दूसरा बोला, कोई दीवाना कहता है कि अलावा उन्होंने क्या लिखा है। अरे भैया, उसी राजकमल से, उसी वाणी से मेरी किताब छपी है, ले उठा के पढ़ ले। पीएचडी छपी है वाणी से, उसे पढ़ ले, पर उसे पढ़ना नहीं है। वो मूलतः मुझसे इसलिए नाराज नहीं कि मेरी कविताएं कैसी हैं, वो मूलतः मेरे कवि हो जाने के अतिरिक्त जो काम है, लोकप्रियता है, यश है, समृद्धि है, ऐश्वर्य है, इससे नाराज है। तो इसलिए जो प्रखर का सवाल है, मेरे मन में भी आता है कि कोई ऐसा मंच हो कि वो भी आके बैठे, हम भी आके बैठे, मैं उनका सम्मान करूं कि क्या बढ़िया बात कही है इन्होंने मुझे, और वो मेरे मित्र भी हैं उनमें बहुत सारे लोग। पर नाम लेने से समस्या हो जाती है कि उनका आज नाम ले लो, आज वो सहमत हैं, कल आपने कोई टिप्पणी करी किसी बात पर, उन्होंने फिर आपके खिलाफ टिप्पणी करी, और उस नाम लेने का जो लाभ उन्हें मिला था उसका उपयोग दुरुपयोग करा। तो इसलिए थोड़ा बचता हूं। गुंजन सिंह का सवाल है कि जरा दर्शकों को कवि सम्मेलन की अर्थव्यवस्था समझा दीजिए। 20-25 लाख तो कुमार विश्वास लेते होंगे, बाकी कवियों को कितने लाख मिल जाता है एक रात में कविता पढ़ने का? मेरा कहना यह है कि 20-25 लाख ठीक है। हाँ, लल्लन टॉप को और इंडिया टुडे को मुझे लगता है कि देश के इतने बड़े संस्थान पर एक कवर स्टोरी करनी चाहिए जी, जिसका नाम होना चाहिए बाजार की कविता और कविता का बाजार। जी, मैं आपको बायलाइन भी देके जा रहा हूँ जी। इसको लेके एक पूरी स्टोरी करनी चाहिए, आयोजकों से बात करनी चाहिए कि कितने पैसे देते हो, तंबू कितने का लगता है, फिर बाद में जो आता है मटेरियल इसकी मिल्किंग कैसे होती है, ये $20,000 कैसे कमाता है, $30,000 कैसे कमाता है एक वीडियो, फिर ये कैसे बढ़ता है, कवि को कितना जाता है, बनाने वाली कंपनी को कितना जाता है, पूरा अर्थशास्त्र है। पर इसकी तरफ निगाह किसी की नहीं है,
तो मैं आपको बल्कि एक विषय देके जा रहा हूं कि आप इनकी जिज्ञासा 1 पेज नहीं 15-20 पेज में शांत करिए, जी। जिनमें मैं भी अपना इंटरव्यू दे दूंगा, अपनी टिप्पणी दे दूंगा। आपको जान खुशी होगी कि ये 2-4 दिन पहले ही लगभग इसी मयार की एक स्टोरी इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन के लिए असाइन की गई है, जिसमें ये मंच की कविता, स्लैम पोइट्री, बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो कविता के अलग अलग माध्यम आ रहे हैं, तो इनकी अर्थव्यवस्था भी समझी जाए और इनका प्रभाव क्षेत्र भी समझा। इनका प्रभाव क्षेत्र तो अद्भुत है, पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं। जिस भी प्रदेश में कवि सम्मेलन वो आता है, चुनाव आता है, देखिए वहाँ कितने कवि सम्मेलन होते हैं जी। और उन कवि सम्मेलन में जाने वाले कवियों के उद्बोधन और नीचे बैठे हुए लहला के हाथ हिलाते हुए मुख्यमंत्रियों के और प्रदेश के अध्यक्षों के चेहरे बता देते हैं कि क्या बोला जा रहा है और क्या कहा जा रहा है। उनको तो साफ पता चल जाता है। इस पर करिए स्टोरी। जी बिल्कुल। विवेक भट्ट का सवाल है कि आप 2 उपन्यास लिख रहे हैं, वो कब तक आएंगे? वो बहुत वर्षों से लंबित है। उपन्यास के लिए एक लेखकीय एकाग्रता चाहिए और एक लेखकीय धैर्य चाहिए। मेरा जीवन उथल पुथल से भरा हुआ है, मेरा जीवन बड़ा मोमेंट पे निर्भर है। धीरोदात्त नायक की कथा गाथा सुनाते हैं, इसीलिए और कह उसको रहे हैं धीमे कि- कर रहा हूं मैं। इसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि ये एक एंजाइटी लेवल है मेरी लाइफ में कि ये करते हैं, ये करके देखते हैं, खेत में क्या काम हो रहा है, ये वाली फसल कैसे हुई, ये बत्तख का क्या हाल है, और दुनिया जहान की चीजें, बेटियां क्या कर रही हैं, नया घर बन रहा है उसका इंटीरियर कैसा होना चाहिए, फला है ढिमका है, ये वाली किताब मिली है, योग वशिष्ठ की नई व्याख्या मिली है, मद्रास के हाईकोर्ट के एक जज थे, उनके राम कथा पे, वाल्मीकि रामायण पे भाषण मिल गए मुझे, नालंदा प्रकाशन से, पता नहीं बिहार राजभाषा परिषद के छपे हुए। वो इतनी मोटी 2 किताबें, आजकल वो परमानंद में डूबे हुए। आहा हा, हर लाइन पढ़ने के बाद थोड़ी देर होगा, आहा क्या बात कह दी, क्या बात कह दी। तो ये जो बेचैनी है ये आपको लिखने नहीं देती। तो वो दोनों उपन्यास, एक तो 50-60 पेज लिख दिया गया है जो पाटलिपुत्र प्राचीन जो है उसकी पृष्ठभूमि पर है, जो एक चोर के एक नगर वधू से साथ प्रेम का उपन्यास है उन दोनों के बीच। वो मैंने कभी वृहत कथा मंजरी पढ़ते समय एक लाइन पढ़ी थी, वो एक श्लोक में कहीं था कि कई बार चोर के कौशल पर भी कोई सुंदरी मोहित हो सकती है। ऐसा तब हुआ था जब फला नगर वधू एक चोर के कौशल पर मोहित हो गई थी। वो कथा आगे नहीं मिली। तो मुझे लगा यार ऐसा कैसे होगा कि उस वक्त की सबसे सुंदर औरत राजा के महल में और राजा के वहां नृत्य प्रस्तुत करने वाली, वो एक छोटे चोर के कौशल पर प्रसन्न हो जाए। तो मुझे लगा एक बड़ी कहानी है। तो मैंने उसकी रिसर्च की पहले कि बोला क्या जाता था, तल्प को क्या बोलते थे, पानी पीने की चीज को क्या बोलते थे, चोरी कैसे कैसे होती थी। उसमें 2-3 साल लग गए। फिर वो लिखा, 50-60 पेज हो गए। और एक स्पेन के लेखक की कहानी है जो हुआ, मतलब कोई लेखक नहीं है लेकिन वो अस्तित्ववादी लेखक है, और वो कैसे जंगल चला जाता है और 12-15 साल बाद लौटता है, जंगल में उसके क्या अनुभव है और यहाँ उसके क्या अनुभव है, और दोनों अनुभवों को मिला के आखिर एक दिन फिर जंगल चला जाता है। वाई स्पेन? अचानक पता नहीं कैसे आ गया कि स्पेन में एक लेखक है, वो ऐसे रहता है, उसका डाइवोर्स हो चुका है। फिर वो जो उसके साथ एकेडमी में असिस्टेंट है, उसके साथ उसका अफेयर चल रहा है, लिव इन में रह रहा है। वहाँ दुनिया देख रहा है, नोबेल पुरस्कार के लिए उसका नाम चल रहा है कि नोबेल मिलेगा मिलेगा। और वो सुबह घूमने जाता है एक दिन और फिर वो लौटता नहीं है। फिर उसकी खोज चलती है अलग अलग जगहों पे कहाँ है। फिर वो 16 साल बाद अचानक उसको कोई डिस्कवरी का कोई क्रू देख लेता है कि एक मनुष्य जैसा कोई जानवर घूम रहा है। फिर उसको पकड़ा जाता है, लाया जाता है, पता चलता है वो तब तक वो अपनी भाषा भूल चुका है, उसको जंगल के साथ सहकार आ गया, प्रकृति के साथ। और फिर वो आता है, फिर सीखता है, फिर दोबारा तृष्णा जागती है और अंत में उसका एक प्रकृत मस्तिष्क निर्णय लेता है कि नहीं, प्रकृति ठीक है। तो इस पे काफी काम चल चुका है। भारत में एक तो प्रकाशक पैसे नहीं देते, मतलब मेरी किताब का रिप्रिंट 1 करोड़ में गया तो उसी को बहुत आफत मचाई हिंदी वालों ने कि 1 करोड़ रुपया दे दिया। जबकि मैं देखता हूँ विदेश में एक लेखक से लिखवाना हो 140 करोड़ में जिसकी स्वीकार्यता हो तो उसको पैसे बहुत देते हैं। तो अभी तो मेरे पास पारिवारिक चुनौतियां हैं, गृहस्थ के कुछ उत्तरदायित्व हैं, उन्हीं से जूझते जूझते मैं इतना लेखकीय धैर्य नहीं निकाल पा रहा। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले कल में भगवती मुझे स्पेस देगी कि मैं बैठ के अपनी स्टडी में आराम से लिख रहा हूँ। 2 पेज बन गए, फिर करेक्टर में पीछे गया, फिर बन गए, और 250 पेज का एक उपन्यास 200 पेज का है, ऐसा सोचता हूँ। मुझे संशय है इस पर, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। तो भी कोई गलत नहीं है। दिनकर हाँ। जी ने कहा है कि बड़ी वह आत्मा जो रोए बिना तन से निकलती है, बड़ा वह आदमी जो जिंदगी भर काम करता है। मतलब देखिए इस देश में एपीजे अब्दुल कलाम का जाना, आहा हा क्या जाना था। मतलब मैं बहुत दुखी हुआ जब वो गए, मुझे उनसे बड़ा इश्क था, जैसे कहता ना, एक तो था प्रेम, मुझे उनसे इश्क था और उन्हें भी मेरे प्रति बहुत स्नेह का भाव था।
मुझे उनकी वाणी की जो मिठास और तुतलाहट थी ना, उसमें मुझे कन्हैया दिखते थे। कैसे हो, बहुत अच्छा पोइट्री, बहुत अच्छा लगता था मुझे। ऐसा लगता था कि कैसी आवाज बोलना है। मुझे उनके बालों के घुंघराली लट में भी वो शेर सुनता था कि लाम के मानिंद हैं गेसु मेरे घनश्याम के, काफिर हैं जो कायल नहीं इस्लाम के, इस्लाम के। मुझे ऐसे दिखते थे। लेकिन जब वो बोलते बोलते शिलोंग में गए, कि वो आयाम शिलोंग में बोल रहे थे, और बोलते में उन्होंने एक पॉज लिया और पीछे डायस के गिरे, एडीसी भागा और थैंक यू वेरी मच, व्हाट अ लाइफ। बड़ा वे आदमी जो जिंदगी भर काम करता है, तो लिख पाऊंगा तो भी बेहतर, वो भी काम ही है, और नहीं तो जो काम कर रहा हूं वो करूंगा ही। जी, आखिरी प्रश्न बहुत अच्छा है। जीशान का ये सवाल है, आपके सपनों का भारत और उस भारत का युवा कैसा हो, एक कवि और शिक्षक के तौर पर बताइए। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जिसमें विश्व अपनी आध्यात्मिक चेतना और मनुष्यता के मानक ढूंढे। उसके लिए आवश्यक एक युवा घृणा से बचे, नफरत से बचे, जजमेंटलिज्म से बचे। यही सही है, ये गलत है, ये तो कभी नहीं हुआ इस देश में, और होना भी नहीं चाहिए। इस देश की अवधारणा ही नहीं है कि यही सही है। यहां तो जिज्ञासा करने वाले हनुमान को सब पुरस्कार देते हैं, यहां बागे बहिष्ट से निकालते नहीं है। दो लोगों को जिज्ञासा हो गई ये फल क्या है, उन्होंने खा लिया तो आप निकाल दोगे, ये क्या बात हुई? आपने धक्के मार के बाहर निकाल दिया, जाओ पृथ्वी पे जाओ, अब खारिज हो गए आप। यहां दूसरा है, एक बच्चे को जिज्ञासा हो गई कि सेब है, फल है, उसने उछल के खा लिया उसको, तो उसको छुड़वाया तो गया क्योंकि लोक का मंगल है। उसके यहाँ वज्र मारा गया था कि मुंह खुल सके बेचारे का, जैसे बच्चे का मुंह खोलते हैं। लेकिन उसके बाद ब्रह्मा ने कहा कि आज से मैं तेरा पालक हूं। शंकर ने कहा आज से मैं तुझे ज्ञान दूंगा, मैं तेरा गुरु हूं। इंद्र ने कहा मैं तुझे वरदान देता हूं, तू पानी में नहीं डूबेगा। वरुण ने कहा कि तू जो है बादलों पर चलेगा। अग्नि ने कहा तू आग में जलेगा नहीं कभी भी, इसलिए पूंछ में आग लगी तो जली नहीं। तो जिज्ञासा को सम्मान देने वाला देश है। आप जिज्ञासा को सम्मान दीजिए और खांचों में मत बटिए। ये मत बटिए कि आपको जो व्हाट्सएप पे भेज दिया गया है, आपको जो आपके मसीहा ने समझा दिया है, आपको जो आपके गुरुकुल के आचार्य ने समझा दिया है। अभी तो बोला कि आचार्य की भी मत मानिए, मेरी भी मत मानिए। मुझे बहुत लोग लिखते हैं मैं आपका भक्त हूं, भैया नहीं चाहिए, इसी के खिलाफ तो लड़ रहा हूं। यही नहीं होना चाहिए। उक्तम अनुक्तम दुरुक्तम च वार्तिक, इसकी समीक्षा करिए। तो मैं जीशान से यही कहना चाहता हूं कि मैं उसी भारत का निर्माण जीशान करना चाहता हूं जहां तुम और मैं एक स्वर में ये बोल सकें कि हम दोनों के सामने पवित्र कुरान और श्रीमद् भगवद गीता और संविधान के बीच चुनने का अवसर आएगा जीशान, तो तुम भी संविधान को चुनोगे और मैं भी संविधान को चुनूंगा। अगर तुम्हें 2 सेकंड लगते हैं तो तुम अपराधी, और 3 सेकंड मुझे लगते हैं तो मैं महा अपराधी।